तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल सा चैनल एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज में। और आज का यह वीडियो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पार्ट 4 है और इसमें हम लोगों को और आगे की बातों को जानना है। तो आप एकदम से तैयार हो जाइए, इस चैप्टर को पूरी तरह से निपटाया जाएगा और धीरे धीरे आपका जो अगला चैप्टर बचा है, एक और चैप्टर आपका बचा है फिजिक्स में, 10th के फिजिक्स में, उसको भी निपटा के और फिर आपको दूसरा विषय पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप एकदम से रेडी हो जाइए। आज इस चैप्टर में कुछ और नई बातों को सीखना है जो बहुत आसानी से आपके समझ में आएंगी, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आपको गौर से सुनना है। इसमें जो पहला पॉइंट आता है, आपने वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपने देख लिया था और आज हम लोगों को जानना है धारावाही प्रणालिका। धारावाही प्रणालिका क्या होता है? यदि हम किसी कुचालक पदार्थ के पाइप पर, सपोज दैट ये हमारे हाथ में जो मार्कर है ये कुचालक पदार्थ का बना है, प्लास्टिक का बना हुआ है और इसका एक खोखला पाइप हो, ये तो थोड़ा सा भरा हुआ है जी, लेकिन ये खोखला होना चाहिए अंदर से, और इसके ऊपर हम कोई चालक तार लपेट दें, इस तरह से इसे लपेटते हुए चले जाएं इसके लंबाई के अनुदिश। किसी कुचालक पदार्थ के पाइप पर यदि हम उसके लंबाई के अनुदिश कोई चालक तार लपेट करके कुंडली बना देते हैं, ये जब लपेट देंगे इस पर तो वो कुंडली नुमा हो जाएगा और ये जो कुंडली बन जाता है, फिर अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चुंबक के भांति काम करने लग जाता है, एक दंड चुंबक के भांति काम करने लग जाता है। ठीक है, कुंडली जैसे आपने अपने घर में हीटर का तार देखा होगा, ऐसे गोल गोल फेरा होता है उसमें, अब अंदर उसके पाइप तो नहीं होता, किसी पाइप के ऊपर नहीं लपेटा होता, लेकिन वह इसी प्रकार से होता है कि उसके ऊपर वो जो पूरा तार है इस तरह से वृत्ताकार पथ पर इस तरह से लपेटा हुआ होता है, तो उसको कुंडली बोलते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कॉइल। ठीक, तो अगर हम किसी जो है कुचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार को लपेट देते हैं और फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह धारावाही प्रणालिका कहलाता है। ठीक, चलिए एक तो पाइप ले लिए हम, एक कुचालक पदार्थ का एक वृत्ताकार पाइप हो गया, खोखला पाइप है और इसके ऊपर हमने ये चालक तार लपेट दी है। ये लपेटा जो तार है इसका पीछे का भाग आपको नहीं दिख रहा है, बस सिर्फ आगे का भाग दिख रहा है। ये अंदर से आया है, फिर ये घूम गया, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ घूम गया। ठीक, अब इसका जो पहला सिरा है, इस चालक तार का जो पहला सिरा है, इसको आप एक धारा स्रोत के प्लस टर्मिनल से जोड़ दीजिए, धारा स्रोत बैटरी के धन सिरे से, और इस चालक तार का जो दूसरा सिरा है जो लास्ट में आपको प्राप्त हुआ है, इसको आप एक बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दीजिए। जोड़ने पर क्या होगा, यहाँ बीच में एक कुंजी भी लगा दीजिए जी। जोड़ दिया आपने और कुंजी को ऑन करते ही इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगा। इस चालक तार में जो ऊपर आपने कुंडली नुमा जो तार आपने लपेट करके फेरा लगा करके जो बनाया है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा। यहाँ से धारा प्रवेश करेगा और हर एक लपेट में आते हुए वह अंत में माइनस सिरे से फिर बैटरी में प्रवेश करेगा प्लस सिरे की ओर, धारा इस दिशा से प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। ऐसे तो होगा। ठीक है, ये पूरा जो सिस्टम है इसको हम लोग कहते हैं धारावाही प्रणालिका। और जैसे ही धारा प्रवाहित होता है यह एक चुंबक के भांति व्यवहार करने लग जाता है, दंड चुंबक। दंड चुंबक जो डंडे के तरीके से होता है, जिसका एक सिरा नॉर्थ और दूसरा सिरा साउथ, इस तरीके से होता है, तो ये दंड चुंबक बन जाता है। जिस तरफ से धारा प्रवेश कर रहा है, जिस तरफ से धारा प्रवेश कर रहा है उस तरफ उत्तरी ध्रुव, ये हो जाएगा इसका नॉर्थ पोल इस चुंबक का, और जिस तरह से धारा बैटरी में फिर जा रहा है वो हो जाएगा इसका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो दंड चुंबक में जिस तरह से आपने इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को खींचा था, इस प्रकार से एक वक्राकार रेखाएं बनाती हुई जाती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, उसी प्रकार से ये भी, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसी प्रकार से बनती हैं। और यह एक विद्युत चुंबक है, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करने से यह चुंबक प्राप्त हुआ है, तो इसको हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं। इसकी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है यदि इसके भीतर कोई विद्युत चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, नर्म लोहे की छड़ को अगर हम इसके भीतर डाल दें, प्रणालिका खोखले पाइप पर, जिस खोखले पाइप पर लपेटा है उस खोखले पाइप के अंदर अगर हम कोई नर्म लोहे की छड़ डाल देते हैं तो यह एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है, जिसको हम लोग विद्युत मोटर में, ट्रांसफार्मर में, इन सब जगहों पर उपयोग कर सकते हैं। विद्युत घंटी में भी इसका उपयोग होता है।
तो ये जो है एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है अगर इसके अंदर कोई नरम लोहे की छड़ डाल दी जाती है। अच्छा, नरम लोहे की छड़ ही क्यों चूज की जाती है? ताकि अगर हम इसकी जगह पर कोई दूसरा पदार्थ डालेंगे और जब यह चुंबक बन जाएगा तो वह पदार्थ चुंबकित तो हो जाएगा। ठीक है, ढेर सारे ऐसे पदार्थ हैं जो अगर चुंबक के संपर्क में रखे रह जाएं, लोहा ही है, नरम लोहे की बजाय सिर्फ लोहा ही अगर हम लोग ले लें और चुंबक के संपर्क में इसको कुछ दिन रखे रहें तो वह लोहा भी चुंबक बन जाता है, उसके अंदर चुंबकीय गुण आ जाते हैं। नरम लोहा जो होता है वह चुंबकित नहीं होता, तो जैसे ही हम लोग धारा का प्रवाह बंद करते हैं तो यह फिर अपनी पूर्ववत स्थिति में आ जाता है, इसके चुंबकीय गुण सब खो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ये फिर से पूर्ववत स्थिति में आ जाता है। तो ये विद्युत चुंबक इसी कारण से ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि यह एक अस्थायी चुंबक होता है। हम जितनी देर चाहें उतनी देर इसको चुंबक की भांति उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको बंद करके रख दिए। दूसरी बात, इसकी क्षमता को भी हम लोग, हमारे हाथ में होती है, इस चुंबक की क्षमता हम लोग बढ़ा सकते हैं। फेरों की संख्या ज़्यादा कर देंगे तो इसकी क्षमता बढ़ जाएगी, या विद्युत धारा का मान, जो इसमें धारा हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं बैटरी, उस बैटरी की शक्ति को अगर हमने बढ़ा दिया, इसमें ज़्यादा धारा प्रवाहित करने लग गए तो इसकी चुंबकशीलता बढ़ जाएगी, चुंबकत्व तो इसका बढ़ जाएगा। ठीक है जी। और इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसके बल रेखाओं को, जैसे आपने दंड चुंबक का खींचा था, ठीक उसी प्रकार से इधर आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से वक्राकार रेखाओं के माध्यम से ये प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें वक्राकार रेखाएं ये उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में और अंदर दक्षिणी ध्रुव से फिर उत्तरी ध्रुव में। धारावाही परिनालिका का जो इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है वह इसके अक्ष पर प्रबल होता है, क्योंकि इसके अक्ष पर, ये इसका अक्ष होता है, इसके अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होती है, इसके अक्ष पर यह प्रबल होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर आ रहा है। इसके अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए इसके अक्ष पर यह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ठीक है जी। अब इसके बाद में आपको जानना है, क्लोज करो तो, विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो चुंबक हमको प्राप्त होता है, इस प्रकार के चुंबक को वैद्युत चुंबक कहते हैं। ये इसको हम इसके भीतर जो पदार्थ रखते हैं, नरम लोहे की जो छड़ रखते हैं, उसको क्रोड बोलते हैं, क्रोड, और क्रोड के माध्यम से हम इसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वह 3 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो ये कि इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितने फेरे लगे हैं, फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र इसमें प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगे फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा निर्भर करता है इसमें प्रवाहित धारा का मान इसमें हम बढ़ा देंगे तो इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो प्रबल हो जाएगा, वो भी शक्तिशाली हो जाएगा। और तीसरा चीज डिपेंड करता है वह जो पदार्थ हमने इस खोखले पाइप के भीतर रख दिया है, नरम लोहे की छड़ रख दी है, उस पदार्थ पर भी निर्भर करता है। ठीक है। और इसके बाद में फिर आप सभी को पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। अब कोई एक हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं, कोई चुंबक रखा हुआ है कहीं पर और उसका ये चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, ये पूरा एरिया, ये चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है। इसके चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई धारावाही चालक रख देते हैं, ये धारावाही चालक है, AB नाम दे दिए, इसमें ये धारा प्रवाहित हो रही है। ये कोई चालक तार है, एल्यूमिनियम, कॉपर और चांदी, इस तरह से किसी का भी है, तो ये कोई तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और यह है एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। अब क्या होगा, आप जानते हैं कि अगर कभी 2 चुंबक एक साथ हो जाते हैं गलती से भी, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे जरूर। 2 प्रकार का बल लगा सकते हैं, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। तो दोनों में से कोई ना कोई बल अगर 2 चुंबक हैं तो लगाएंगे जरूर। तो इस स्थिति में भी जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो यह भी चुंबक बन गया और एक चुंबकीय क्षेत्र में यह रखा हुआ है। तो 2 चुंबकों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसको चुंबकीय बल कहते हैं। तो इसके ऊपर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे और उस बल को हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल। चुंबकीय बल का भी बहुत उपयोग होता है, विद्युत मोटर इसी सिद्धांत पर बनाया गया है। ठीक है जी। यह बल चुंबकीय बल कहलाता है। अब इसके बाद में आप जान लीजिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ की हथेली का नियम। तो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम या दाहिने हाथ की हथेली का नियम दोनों एक ही चीज़ है। अब आपको जो इजी पड़ता है वो आप करिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये है कि यदि हम अपने
बाएं हाथ के तीनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत रखें। बाएं हाथ के तीनों उंगलियों को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इन तीनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत रखें और ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे, मध्यमा उंगली जो है ये उंगली ये विद्युत धारा की दिशा में रहे। तो इस चालक तार पर जो बल लगेगा वो अंगूठा प्रदर्शित करेगा। तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को दिखाएगा। अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है और मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वो अंगूठे के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अब सपोज दैट हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये इस चुंबकीय क्षेत्र को आप पहचानते होंगे। यह चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है? जो सीधे अंदर की ओर है। अंदर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्रॉस लाइन से दिखाते हैं, क्रॉस लाइन से प्रदर्शित करते हैं। अंदर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है, एक चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें एक ठो हमने धारावाही चालक रख दिया। ये धारावाही चालक रख दिया, नाम है इसका ए बी। इसमें धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब इस पर, इस चालक पर बल लगेगा। चूंकि ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, एक दूसरे चुंबक के साथ ये रखा हुआ है, तो इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो ये भी चुंबक बन गया। अब ये दो चुंबक हो गए तो इसके ऊपर बल जरूर लगेगा। बल किस दिशा में लगेगा? तो इसके लिए फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का हम लोग उपयोग करेंगे। हमें अपने तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है और मध्यमा उंगली को विद्युत धारा की दिशा में रखना है। तब ये अंगूठा बता देगा कि बल किस दिशा में लगेगा। बल लगने वाला बल अंगूठे की दिशा में होगा। चलिए कर लेते हैं जी। ये हमको इस तरह से करना पड़ेगा क्योंकि विद्युत धारा हमारा इस दिशा में जा रहा है ना, और अपने मध्यमा उंगली को हमको विद्युत धारा की दिशा में रखना है। अब ये हो गया विद्युत धारा की दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी उंगली से व्यक्त हो रहा है। तो इस पर बल कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर। इस पर बल लगेगा ऊपर की ओर। चूंकि ये पूरा चालक तार है, अगर ये सिर्फ आवेश होता तो ये फिर वृत्तीय गति करने लग जाता इस चुंबकीय क्षेत्र में। ये आप इस बात को पढ़ेंगे अभी आप अपने बड़े क्लास में, ठीक है जी। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग कभी भी लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। अगर दो चुंबक हैं, एक कोई चुंबकीय क्षेत्र पहले से है और दूसरा हमने एक तो चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके एक वैद्युत चुंबक रख दिया है, तो लगने वाले बल की दिशा को निर्धारित कर सकते हैं। दाहिने हाथ की हथेली का भी नियम है। यदि हम दाहिने हाथ की हथेली को इस तरह से फैला लें कि ये चारों उंगलियां सीधे सीधे रहें और ये चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें और अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को, अंगूठा और चारों उंगलियां ये लंबवत होनी चाहिए एक दूसरे के, इस तरह से होनी चाहिए आपकी हथेली, ठीक है। अंगूठा अगर धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है और ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं, तो इस पर लगने वाला बल हथेली जिस तरफ हम अपने हाथ से काम कर सकते हैं, ऊपर से ही तो काम करेंगे, नीचे से तो कोई करता नहीं है, तो जिस तरफ हमारा हथेली काम करता है उस दिशा में होगा बल की दिशा। तो इस हिसाब से गणना कर लेते हैं। ये उंगलियों को हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। अंगूठे को हमको धारा की दिशा में रखना है, तो धारा इस तरफ है, ये हो गया धारा की दिशा। बल कहाँ लगेगा? जिस तरफ हथेली काम करेगा, हथेली ऊपर काम कर रहा है, तो बल इस पर ऊपर की ओर काम करेगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या दाहिने हाथ की हथेली के नियम से आप लगने वाले बल की दिशा को निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को भी पूरी बात लिख लेना। यदि हम तीनों उंगलियों को परस्पर एक दूसरे के, बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को, अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी, तीनों उंगलियों को परस्पर एक दूसरे के लंबवत रखें और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तथा मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो चालक पर लगने वाला बल अंगूठे की दिशा में होगा। नोट कर लीजिए।